नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। दर्शकों, हैप्पी थर्सडे, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे होपफुल। और उसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ दैट कीप गोइंग अहेड, आगे बढ़ते रहिए क्योंकि दिन की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ की शुरुआत हम एक विचार के साथ करते हैं, उस विचार पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वैशाली और पटना ज़िले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खूब बारिश आपकी तरफ भी हो रही होगी, तो बारिश को एंजॉय कीजिए। हो सकता है आप ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे होंगे, हो सकता है आज बच्चे ने स्कूल भी मिस कर दिया होगा, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिए। और 9:02 तक ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और उसके बाद लेटर ऑन क्या होता है दिन में ये तो देखना होगा, लेकिन अभी जो अलर्ट है वो 9:02 तक के लिए है। और कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन की शुरुआत हम एक शुभ विचार के साथ करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या है आज का सुविचार। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, उपदेश देना सरल है पर उपाय बताना कठिन। और आपका परिचय किसी बहुत खास से करवाने वाले हैं और कहते हैं कि वर्षा का जो संदेश वाहक होता है उसे चातक कहते हैं। आप जानते होंगे चातक एक पक्षी है जो बड़ा ही कमाल का पक्षी है और उससे कहते हैं उसके बारे में कि वो वर्षा जब होती है तो वो चातक जो है वो नज़र आता है उस दौरान। और हमारे जो आज के जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, वो बेहद ही ख़ास हैं और वो भी इसी तरीके से एकदम अलर्ट मोड में रहते हैं क्योंकि काम ही ऐसा करते हैं। जी हाँ, पत्रकार हैं और उसके साथ ही साथ कवि भी हैं। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अरवल ज़िले से निकल करके जब वो आते हैं राजधानी की तरफ, चूँकि शुरुआती जो पढ़ाई है वहाँ से होती है, और पटना विश्वविद्यालय जब वो आते हैं तो टॉपर्स की लिस्ट में उनका नाम आता है। और वहाँ से जब कहानी आगे बढ़ती है तो दिल में वो जो एक भावना थी कि साहित्य में बड़ी रुचि है और साहित्य में कुछ करना है और साहित्य में अपना नाम बनाना है, लेकिन इसी सब के क्रम में ये भी था कि भाई कमाना भी तो है, पॉकेट में पैसे भी तो आने चाहिए, तो इसके लिए भाई नौकरी भी बहुत ज़रूरी है। तो नौकरी की, लेकिन दिल से वो पूरे के पूरे कवि हैं और जो युवा दिलों की धड़कन है वो। और साथ ही साथ जब वो कहते हैं और जब वो लिखते हैं कि मुझसे इतना प्यार करोगी पागल हो, तो इस कविता पर लोग खूब झूमते हैं, युवा खूब झूमते हैं। और साथ ही साथ एक मंच की जो प्रथा है, कविता जो कहीं बहुत विलुप्त होते जा रही थी, कविता जो अब किताबों में रह गई थी और जो अब मंचों पर नजर नहीं आ रही थी, उसको मंच पर लाने का काम उन्होंने किया। और खास करके मंच पर से जब वो कहते हैं तो उनके साथ युवा जब उनके साथ बात करते हैं और उनके साथ वो जो टू वे कम्युनिकेशन होता है वो बड़ा शानदार होता है। अगर कभी आपने उनका मंचन नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, और अगर आपने कभी नहीं देखा है तो उसी के लिए आज हमने ये सारी व्यवस्था की है। उनको खुद बिहार बिहान के इस मंच पर हमने आमंत्रित किया है और हमारी ये इच्छा है कि वो यहाँ आए हैं तो आपको कुछ वैसी ही कविताएं सुनाएं। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही कवि, लेखक, गीतकार चंदन द्विवेदी जी, या फिर आप उन्हें चंदन द्विवेदी चातक के नाम से भी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी कार्यक्रम में आपका। प्रणाम रचना जी, बहुत धन्यवाद। बिहार बिहान के श्रोताओं दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। और आपने इतने विशेषण कर दिए कि जी, हम ये थोड़ा समझना चाहेंगे कि अरवल में पढ़ाई लिखाई चल रही थी, फिर पटना यूनिवर्सिटी आ गए, यहाँ पे भी अच्छा कर रहे थे, काफ़ी अच्छा कर रहे थे, और साथ ही नौकरी और साहित्य, ये सारी चीज़ें कैसे एक साथ आप मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत टफ है जब आप हम एक इमरजेंसी सर्विस की तरह देखते हैं पत्रकारिता को, और उसके साथ ही कविता, ये सबको कैसे बैलेंस कर रहे हैं आप? दरअसल कविता और पत्रकारिता, साहित्यकारिता और पत्रकारिता दोनों मनुष्यता की यात्रा है, और मनुष्यता की यात्रा के जितने भी चरण हैं उन चरणों पर अगर आप बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप मनुष्य बनते हैं। तो मैं दोनों को, पत्रकारिता और कविता को, दोनों अपने नेत्र की तरह मानता हूँ, आँख की तरह मानता हूँ, और उससे ही हमारी दृष्टि है। अगर एक आँख भी उसमें से आहत हो जाए, परेशान हो जाए, दृष्टिबाधित हो जाए, तो पूरे व्यक्तित्व पर उसका असर पड़ता है और मनुष्यता तक की यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। तो एक कंप्लीट मानव होने की प्रवृत्ति मुझमें और जागृत रहे, मैं उस ओर आगे बढ़ूं, इसलिए ये दोनों चीज़ें एक साथ चली। और अरवल, मूल रूप से अरवल का मैं रहने वाला हूं, उस जगह का रहने वाला हूं जहां सबसे अधिक रक्तपात हुए।
जी। नरसंहार का दंश अरवल ने बहुत झेला, इतना झेला जितना मुझे नहीं लगता है कि एक छोटे से भूखंड पर कहीं इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ हो। तो वहाँ से निकले और उन परिवेश से निकल कर के पटना में आए और यहाँ गुरुजनों का आशीर्वाद, सहपाठियों की सद्भावना और सत्प्रेरणा दोनों से यात्रा चल रही है। जी जी। ये साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आप तो काफ़ी समय से काम कर रहे थे पत्रकारिता जगत में, और कब ये लगा कि दिस इज़ द हाई टाइम कि अब अपने दिल की अगर कुछ बात कहनी है और लिखनी है तो इसके लिए कविता को माध्यम बनाना पड़ेगा? एक तो सब आरंभ मेरा अगर हम कहें तो बड़ा अजीब तरीके से हुआ, पैरोडी सॉन्ग लिखने से हुआ था। अच्छा। और क्रिकेट से मुझे बहुत लगाव था। उस समय सचिन तेंदुलकर की बैटिंग मुझे बहुत पसंद थी। हाँ। एक फिल्म आई थी राजा हिंदुस्तानी जी। उसका गाना था परदेसी परदेसी जाना नहीं। हाँ। उस गाने को, वो इतना लोकप्रिय गाना था और उसी दौरान तेंदुलकर की बैटिंग भी लोकप्रिय थी। हाँ। तो बालमन था, उसने एक पैरोडी गाना लिखा था। अच्छा। कि तेंदुलकर आउट होना नहीं बिना शतक के। अच्छा। आरंभ अगर हम कहें, मेरी पहली रचना पैरोडी रचना थी। अच्छा। चलती रही, पढ़ाई चलती रही, फिर पहुंचे गंगा के तट पर। हाँ। और जिस शहर में आलोक धनवा जैसे लोग हों, जिस शहर में अरुण कमल जी जैसे लोग हों, उषा किरण खान जी हों, जो शांति जैन जी हों, तो इतने साहित्य से संपन्न धरा पर जब पहुंचे और गंगा का किनारा मिल गया, तो फिर कविता की यात्रा भी वहीं से शुरू हुई और पत्रकारिता की यात्रा भी वहीं से शुरू हुई। उसमें इस शहर का बहुत बड़ा योगदान जी जी। और शहर आपको बनाता है और इस शहर ने आपको बनाया है और अब आप शहर को काफ़ी कुछ दे रहे हैं मंच के माध्यम से। हम थोड़ा ये भी समझना चाहते हैं कि लगातार आप पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं, तो ये जो अनुभव है इसको आप कैसे कविता के साथ जोड़ते हैं? एक मेरी रचना है कि ज़मीं नहीं आसमां का अनुभवी होना पड़ता है। अपनों के पास खुद से अजनबी होना पड़ता है, और जब मुल्क में हो नफरत और इश्क में सियासत, तब तो पत्रकार को कवि होना पड़ता है। अरे वाह। तो ये यात्रा का एक यह भी भाग है। फिर मैंने लिखा कि विपदा से जितना हम उलझे उतना ही दमखम पाया है, जो हर विपदा पर भारी हो पत्रकार बन पाया। अरे वाह। तो विपदाओं पर भारी होने की जो लालसा है वही सब कुछ कराती है। हाँ। दृष्टि जो है आपके इर्द गिर्द की समस्या, कवि और पत्रकार दोनों को कहीं बाहरी दुनिया में नहीं जाना है, उसको जाकर के हिमालय की तराई में तपस्या नहीं करनी है, उसको अपने इर्द गिर्द देखना है, और इर्द गिर्द देखने में ही वो कविता भी निकलती है, वो पत्रकारिता भी साथ साथ चलती है। तो दोनों का प्रबंधन करना होता है। IIBM करके एक संस्थान है पटना का, वो लिखता है सुप्रबंधे भवति समृद्धि। सुंदर प्रबंधन में ही आपकी समृद्धि है। तो प्रबंधन का कार्य तो आज के समय में करना पड़ेगा। तो प्रबंधन भी चलता रहता है, कविता भी चलती रहती है, पत्रकारिता भी चलती है। जी जी। और आप मन से एक कविता पढ़ते हैं जो बहुत लोकप्रिय है, और ख़ास करके जब हम बिहारीपन की बात करते हैं तो उस कविता में वो बिहारीपन खूब झलकता है। तो ज़रा ये भी बताइए कि अपने अंदर वो बिहारीपन को आप कैसे बनाए हुए हैं, बचाए हुए हैं, रचाए बसाए हुए हैं, और साथ ही साथ वो कविता भी सुनना चाहेंगे अगर आप हमें सुनाना चाहें तो। जी बिल्कुल। दरअसल हर एक बिहारी, यहाँ बिहार बाहर के लोग आकर के भी बिहारी हो जाते हैं। अटल बिहारी जी कहते थे कि मेरे नाम में बिहारी है। हाँ। जब भी वो बिहार पहुँचते थे बिहारी पना आ जाता है, एक अलग तरह का स्वैग होता है। हाँ। बिहार में हमें इस बात का गरूर है, बहुत घमंड है, बहुत गर्व है, घमंड भी कह सकते हो उसको, बहुत सात्विक अर्थों में मैं कह रहा हूँ कि हमने, हमारे यहाँ चाणक्य हुए, हमारे पूर्वज आर्यभट्ट हुए, वराह मिहिर हुए, और चंद्रगुप्त हमारे यहाँ थे। हमने विश्व पर राज किया, विश्व गुरु की अवधारणा जो लेकर के चल रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जो लेकर के चल रहे हैं, इसी भूमि से, इसी मगध से वो आया, और इसी मगध से हम हैं। तो बिहार होने का गुरूर तो है, लेकिन आप केवल अतीत को याद करके, अतीत के भरोसे पूरा जीवन नहीं काट सकते। वर्तमान के साथ जूझना होगा, वर्तमान कालीन समस्याओं पर से बात करनी होगी, लड़नी होगी, और खुद को खड़ा करना होगा। तो बिहारी पना, हर एक बिहारी को इस बात का गर्व है, और वो गर्व झलकता है उसके व्यक्तित्व में। जब जितनी कठिनाइयाँ आती है बिहारी के साथ, बाहर में कई तरह की बातें होती है, क्षेत्रवाद और तमाम तरह की बातें, लेकिन बिहारी को गुरूर रखना। एक वो कविता मेरी थी, यूं ही बस लिख दिया था अनायास कि चौका छक्का जारी रखिए, क्या बात है, खुद को सब पर भारी रखिए। अरे वाह। दिल्ली रहिए, दुबई रहिए, खुद को मगर बिहारी रखिए। मगही हो या वज्जी का हो, भोजपुरी से यारी रखिए। अरे क्या बात है। अंगी का मैथिली अपनी छा जाए तैयारी रखिए, और लिट्टी चोखा रखिएगा ही, दाल भात तरकारी रखिए।
क्या बात। एसी वेसी ठीके है पर मन में गांव जवारी रखिए, और खुला अगर किस्मत का ताला, क्या बात। श्रम की पहरेदारी रखिए, आहत न हो कोई हमसे इतनी दुनियादारी रखिए, माटी रखिए, गमछा रखिए, कान्हा पर कुदारी रखिए, दशरथ मांझी, मानस वर्मा, उपमा ऐसी न्यारी रखिए, और संकल्पों में महामना हो, मन में अटल बिहारी रखिए। अरे क्या बात। तो बिहार में कई सारी चीजें हैं जो आपको बहुत आनंदित करती है। छठ, हाँ, ज्योतिया, हाँ, तीज कहाँ मिलेगा, जी। फगुआ, चैता, सावन की कजरी, सब बिहार में ही मिलेगा। सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप से समृद्ध बिहार के भूखंड को आप देखेंगे तो सबसे सुरक्षित अगर स्थल भारत में नजर आता है, हाँ, तो बिहार तो नजर आता है। हाँ। और जिस बिहारी को कहा जाता है कि असुरक्षा जैसी चीजें लोग कह देते हैं, आरोप लगा देते हैं, सबसे सुरक्षित प्रदेश है। मानसिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, तो और भावनात्मक सुरक्षा जो बहुत, यहाँ हम सहज संबंध जोड़ लेते हैं। हाँ। किसी बुजुर्ग को सड़क पर देखे चचा कह देते हैं, हाँ। भैया कह देते हैं, तो चाची कह देते हैं, हाँ। तो अम्मा कह देते हैं। तो ये रिश्ता जो हम बिहारी बनाते हैं ना, जितनी सहजता से, और उस रिश्ते को जैसे जीते हैं, यही तो बिहारीपना है, यही तो आनंद है जी। एक और बात समझना चाहेंगे कि चूंकि एक्टिव जर्नलिज्म में आप रहे हैं और कविता लिखने की प्रेरणा तो कई बार कई जगह से मिली होगी, चूंकि मैंने पहले भी चर्चा की कि आप पटना यूनिवर्सिटी में टॉपर्स की लिस्ट में रहे और संस्कृत जैसा विषय आपने पढ़ा है, तो भाषा आपकी बहुत अच्छी और बहुत शानदार है। हम ये थोड़ा समझना चाहते हैं कि कहाँ से लगा कि अब इस तरफ और मंच को अब आपकी ज़रूरत है, या मंच पर जाने की ज़रूरत है, और मंच से बिहारी होने की बात को इतना गौरवान्वित होकर कहने की ज़रूरत है, और लोगों से अब जुड़ने का समय आ गया है। पत्रकारिता चल रही थी, अच्छे से चल रही थी। 2012 से मैं दैनिक अखबार जो हिंदुस्तान है उससे जुड़ा और सक्रिय पत्रकारिता कर रहा था। लेकिन 16-17 अगर हम 2016-17 का समय देखें, यूं ही स्वांतः सुखाए ही लिखता था, क्योंकि पत्रकारिता फुल टाइम जॉब है अपने आप में। 24/7 अलर्ट मोड में आपको रहना है हमेशा, क्योंकि आप जन सरोकार से जुड़े हैं, आप मोबाइल भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और गाढ़ी निद्रा तो आपके लिए खैर है। कितनी बार ऐसा होता है पत्रकारों के साथ कि, हालांकि मैं इसका जिक्र भी बहुत नहीं करना चाहता, कि आप खाना खा रहे हैं, पहला निवाला लेते हैं, आपको छोड़ करके वहां से न्यूज कवरेज के लिए नहीं। तो पत्रकारिता और कविता दोनों के बीच हुआ क्या कि पत्रकारिता हमेशा न्यूज की चीजें हैं जी, और कविता व्यूज की चीजें, व्यू आता है। यही बैलेंस करना होता है पत्रकारिता और साहित्य के बीच में, कि पत्रकारिता पर आपका स्वत्व बहुत हावी नहीं हो, आप हावी ना हो जाएं। पत्रकारिता खुद से बाहर निकल करके देखने की चीज है, और कविता खुद के भीतर झांकने की चीज है। तो वही हुआ, भावनाओं का कतरन 24 पन्ने, 22 पन्ने, 18 पन्ने के अखबार में सब कुछ समेटा नहीं जा सकता था, और उस पर उसे हावी भी नहीं होने देना था। लेकिन वो बात कहनी तो थी। हमने लिखा कि कहने को तो कही गई है लाख बात, या फिर भी कहन बची है क्योंकि इंतजार है, और ना कहूं तो धोखा, कह दूं तो बेवफाई, सहलू तो बड़ा जुर्म, विचित्र रार है। क्या बात। तो इस रार ने मुझे कविता की ओर कराया। तो भावनाओं का जो कतरन अखबार के पृष्ठों से बच जाता है, उसे मैं कोशिश करता हूँ कि उसे मंचों तक ले जाऊं, उसे लोगों को दिलों तक ले जाऊं। तो और उनसे जुड़ाव होता है। वो जब चीयर करते हैं, वो जब आनंदित होते हैं, उनको लगता है कि हमारे प्रेम का प्रवक्ता मंच पर है, हमारे दुखों का प्रवक्ता मंच पर है, हमारी भावनाओं का प्रवक्ता, एक सशक्त प्रवक्ता मंच पर है। तो वो मुझे और सशक्त करता है, वो मुझे और धनी बनाता है, मुझे और संपन्न बनाता है। और मूलतः दोनों का उद्देश्य, पत्रकारिता और कविता का उद्देश्य खुशियां हैं, आनंद है, समृद्ध समाज है, मानसिक चिकित्सा भी है कविता। बिल्कुल है, बिल्कुल। कुछ सुनाना चाहेंगे अगर आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि सुबह सवेरे बिहार बिहान पर जो हमारे दर्शक आज आपको देख रहे हैं, वो इस फिराक में भी हैं कि आप कुछ अब निकालेंगे और कुछ अब सुनाएंगे ऐसा, जिससे वो घर पे बैठे झूमेंगे। एक रचना छोटी सी ही है, सुना देता हूँ मैं कि सुखन की रात लिख रहा हूँ मैं, क्या बात, भीने जज्बात लिख रहा हूँ मैं, तेरी चुप्पी कहीं पागल ना कर दे, तेरी हर बात लिख रहा हूँ मैं, तेरी हर बात लिख रहा हूँ मैं शायर सा हूँ जब तक तू तू है, तेरी सांसों से जब तक गुफ्तगू है, तेरी तस्वीर सामने रखकर तेरी ही बात लिख रहा हूँ मैं। अरे क्या बात, तेरी हर बात लिख रहा हूँ मैं, तेरी हर बात लिख रहा हूँ मैं। और एक वो जो कविता आपने आरंभ में ही परिचय में जिक्र किया, अनायास वो पागल हो कविता लिखी गई, एक संबोधन है। जिसे अतिशय जहाँ प्रेम हो ना, अतिशय सन्निकटता हो, संबंध बहुत मधुर हो, वहीं हम किसी को बहुत प्यार से कहते हैं कि पागल हो। तो ये बिहार में तो ये कॉमन है, ये अब कहीं देते हैं दोस्तों मित्रों को, कुछ भी अगर बात हो तो,
कहीं वो कहें कि अरे 9 बजे कहते कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो कहते पागल हो, अभी जाएंगे। तो मैंने प्रेम पर इसे लिखा कि मुझसे इतना प्यार करोगी, पागल हो, पूछने पर इनकार करोगी, पागल हो और लव यू भी है और जुबां पर चुप्पी भी, एक पागल से प्यार करोगी, पागल हो, हम भी एवी तुम भी एवी चल निकले, पैदल चंदा पार करोगी, पागल हो, चीख चीख के दुनिया भर में कहती हो, मेरी खातिर मार करोगी, पागल हो, और जिन आंखों में काजल की बस जरूरत है उन आंखों में प्यार भरोगी, पागल हो, और आइसक्रीम और मोमोज की भूखड़ लड़की, आइसक्रीम और वेफल की भूखड़ लड़की, तीज भी अब की बार करोगी, पागल हो। तो एक जो कहते हैं ना, जिस जेन जी को लोग कोसते हैं, बिल्कुल उनके लिए कविताएं, उनके लिए आनंद कौन भरेगा, कौन लाएगा। आप दिनकर निराला को पढ़िए, समृद्ध होइए, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो अनुशासन है, वो आपको इधर उधर भटकने नहीं देगा। आप बच्चन जी को पढ़िए, मधुशाला खूब आनंद से पढ़िए, सबको पढ़िए, लेकिन जैन जी की बातें कहने वाला कोई तो होना चाहिए। उनके दिल की बात कौन कहेगा। उनके लिए सैयारा, और उनकी भाषा में, उनके लिए सैयारा जैसे फिल्में आई, उस पर बहुत तरह की परिचर्चा हुई, लेकिन आप भी तो लहालोट हुए थे राजा हिंदुस्तानी देख के, कुछ कुछ होता है देख के, आप पागल नहीं हुए थे धड़कन देख के। तो उनके दौर का सिनेमा है वो, उनके दौर की बातें भी होनी चाहिए। तो मेरी कविताओं में ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो जैन जी यूज करते हैं, एवी, वो उनकी भाषा है, उनकी बात करूं। वो मोमोज खाने वाली लड़कियां हैं, तो उनकी बात कहनी होगी। कवि को अपने समय के सच को कहना होता है, उसके माध्यम अलग होते हैं। हालांकि ये मनोरंजक है, हम लोग तो पढ़ के यही आए हैं कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो कोशिश करते हैं कि कुछ मनोरंजक चीजें भी हों और कुछ ज्ञानपरक चीजें भी कविताओं में आए। आपको क्यों लगता है कि लोग कविता से दूर हो गए? शायद इसी वजह से कि हम उसमें नवीनता नहीं ला पाए, और कहीं ना कहीं जो नया समाज जो आगे बढ़ रहा था या जो दौरे ज़माना था उसको हम साथ लेकर नहीं आ पाए। 2 वजह उसकी है। एक तो कवि हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं जो चाहता हूँ मैं वो कहूँ। अच्छा, हाँ। मुझे लगता है कि कवि को यह कहना चाहिए कि जो जनता चाहती है उनके दिल की बात। आप मंच पर बैठे हैं, ठीक है, आपको मंच पर बिठाने वाले वही श्रोता हैं, तो बात उनकी होनी चाहिए। आप स्वत्व को इतना भी ज्यादा मत हावी होने दीजिए स्वयं अपने आप को। तो कविताएं गोष्ठियों तक सीमित रह गई थी, किताबों तक कविताएं सीमित होने लगी थी। लेकिन बड़ा श्रेय जाता है मौजूदा दौर के कई सारे शायर हैं, लेखक हैं, उन सब ने कविता को समृद्ध किया। मुझे लगा कि बस कुछ नहीं, मुझे प्रेम पर बात करनी है, मुझे आज के दौर की समस्याएं हैं उन पर बात करनी है, मुझे युवाओं की बात करनी है, उनके रोजगार की भी बातें करनी है। मैंने यूं ही लिख दिया कि भावनाओं का पेंट होना है, 100 के 100% होना है अगर इस एक्सक्लूसिव तो एकदम प्लेसमेंट होना है। तो आज के दौर के जो शब्द हैं जो प्रयोग में आते हैं, तो मुझे बार बार युवा जो है इस देश का, इस राज्य का, मुझे बार बार प्रेरित करना है कि आए कवि, कविता नहीं तुम अपने समय की चिंता लिखो। हमारे मित्र हैं नीलोत्पल मृणाल जी, साहित्य अकादमी विनर हैं, उन्होंने औघड़ किताब लिखी, डार्क हॉर्स लिखा, यार जादूगर किताबें लिखी, बेस्ट सेलर, लोकप्रिय हैं। उन्होंने गीत लिखे, फिर उनकी ही रचना है कि आए कवि, कविता नहीं अपने समय की चिंता लिखो। तो कवि को अपने समय की चिंता भी लिखनी है, अपने समय का आनंद भी लिखना है। बिल्कुल। एक और बात जानना चाहते हैं कि कविता के साथ ये गीत कहाँ से आया और क्यों लगा कि अब गीत भी लिखना चाहिए, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं एक दूसरे से। कविता कहाँ मतलब छंदों में रह जाती है, और जब हम गीत की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सुर और लय भी आने लगता है। तो कैसे लगा कि अब गीत भी लिखे जाने चाहिए? गीतकार बनने का भी दिल है? कोशिशें हैं, प्रयास है, और सब कुछ का मैं संस्कृत के टेक्स्ट से बड़ा इंस्पायर्ड होता हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे पिताजी संस्कृत के शिक्षक रहे, उन्होंने जो मुझे बचपन से 9-10 तक, मेरा ये सौभाग्य रहा कि घर में तो उनसे पढ़े ही, विद्यालय में भी उनसे पढ़े, उस विद्यालय में भी मैंने पढ़ाई की जहाँ वो शिक्षक थे। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था, वो संस्कृत के शिक्षक थे, तो संस्कृत में मैंने पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आगे संस्कृत से मैंने किया। एक श्लोक वो हमेशा कहते थे कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यम से ही कुछ सिद्ध होता है, केवल मनोरथ से सिद्ध नहीं होता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। अगर वन का राजा सिंह ये भी सोच ले कि मैं बैठा हूँ, मेरे मुंह में भोजन प्रवेश कर जाए, तो ये संभव नहीं होता। उसके लिए भी उसे झपट्टा मारना पड़ता है, आक्रमण करना पड़ता है। तो यही होता है कि आपको कोशिशें करनी होती हैं हमेशा, और कोशिशों से ही कुछ फलित होता है।
साथ ही हम ये भी एक चीज़ समझना चाहते हैं, चूँकि अभी आप प्लेसमेंट जैसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये शब्द आप कविता में जोड़ रहे हैं, हम थोड़ा ये भी समझना चाहते हैं कि विषय कैसे आप चुनते हैं, कैसे आपको लगता है कि यही विषय अभी सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, इस पर चर्चा होनी चाहिए? क्या आप भी कुछ वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और आपको लगता है कि नहीं नहीं ये ट्रेंडिंग है, इस पर तो ज़रूर बात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, इंस्टाग्राम। हालांकि आपका एक सवाल उसका जवाब अधूरा रह गया, गीत और कविता के संदर्भ में आपने बात की थी। जी। गीत लिखना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको गीत, वो गागर है, वो गागर सागर है, उसमें आपको उतरना पड़ेगा। हाँ। और कहते हैं कि कविता लिखी नहीं जाती है, हाँ। कविता उतरती हाँ। है, गीत उतरता है। उसके उतरने की एक प्रक्रिया है। एक एक शब्द के लिए आपको कई बार हो सकता है 5 दिन तक आप सोच रहे हो कि अगली लाइन क्या लिखे, और सहज आप बाइक चला रहे हो उस समय लाइन आ जाए। हाँ। तो ऐसा हुआ है कई बार कि मैंने सड़क के किनारे थोड़ी जगह देख करके गाड़ी साइड की है, अपने इनबॉक्स में या अपने वाइफ के इनबॉक्स में गीत का एक लाइन मैंने टाइप किया है, और फिर मैं अगली यात्रा पर निकल गया हूँ। तो वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, वो बहुत आसान नहीं है, और मैं नहीं मानता हूँ कि अभी सफल गीतकार मैं हुआ हूँ। कोशिशें हमारी जारी है, अभी लगातार अनवरत संघर्ष करना है, और गीत मुझे लिखने हैं। मेरे मन का गीत मुझे लिखना है, अब तक वो नहीं आया। हालांकि मैंने एक गीत लिखा था ऐसे आधा चंदा। जी जरूर सुनना चाहेंगे आप। वो बेसिकली कोरोना काल में मैंने उसे लिखा। अच्छा। और कोरोना काल में मनुष्य ज्यादा हुआ था। हाँ। बड़े बड़े बाहुबली भी जलेबी छान रहे थे। हाँ। प्रकृति ने उन्हें बता दिया था कि क्या है, निर्लिप्त भाव से मनुष्य हो गया था। और उस समय उसके बाद फिर वही द्वेष, राग और बाकी चीजें फिर लिप्त हो गई। तो फिर मानवीय संवेदनाएं हावी होती हैं। तो उस समय मैंने ये कल्पना की कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर होगा इस समय में। ठीक है। क्योंकि क्वारंटाइन वाला समय था, एकाकीपन ज्यादा था, क्या कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ता होगा। तो मैंने कहा ये चांद माध्यम बड़ा बनता होगा, और एक कवि के लिए, एक प्रेमी के लिए, एक बाल सुलभ मनुष्य के लिए, छोटे से बच्चे के लिए चांद बड़ी कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो मैंने लिखा आधा चंदा। जैसे ही टहल रहा था छत पर देखा कि अभी चांदनी रात है, लेकिन आधा चंदा है। तो ये आधा चंदा मुझे दिख रहा है एक प्रेमी के तौर पर, तो मेरी प्रेमिका को भी अपनी छत पर ये आधा चंदा दिख रहा हो। तो क्यों नहीं चांद से बातें करते हैं और उस तक पहुंचते हैं। तो मैंने लिखा था कि आधा चंदा तेरी छत पर, आधा चंदा मेरे पास, आधे आधे होते सपने, आधी निद्रा का अभ्यास, आधेपन में पूरेपन का ये कैसा आभास हुआ, आधी आधी इन सांसों का आधा ही मधुमास हुआ। क्या बात है। आधे से ही जगत समझता पूरा हो जाएगा काम, यही अर्ध रचते रहते हैं नित्नो रिश्तों का आयाम। आधे शिव हैं, आधी गौरा, अर्ध नरेश्वर पूरा नाम, आधी आधी सांसों से ही पूरा होता प्राणायाम। आधे पलक झुका देती हो, रुक जाती है पूरी सांस, आधे पलक उठा लेती हो, मुट्ठी में पूरा आकाश। और माँ पिता पर भी हमने लिखा। माँ पिता पर लिखे बिना जीवन कहाँ चलेगा। मैंने ये लिखा कि तुम महबूब पे 100 शेर लिख, मैं माँ लिखूंगा। तो शायर दिखेगा, मैं शहंशाह दिखूंगा। तो उसमें लिखा मैंने, अब आपको आधी रोटी कोई नहीं खिला सकता है माँ के सिवा जीवन में। सबसे बड़ी बात ये है, आप कितने भी रेस्तरां में जाइए, कहीं पूछा ही नहीं जाएगा आपसे कि आधी रोटी लीजिएगा सर। कितने भी अपने संबंधी के यहाँ चले जाइए, आधी रोटी माँ ही पूछ सकती है। तो वहां पर मैंने लिखा कि माँ की जिद पर आधी रोटी खाने का जो स्वाद मिला, क्या बात है, आधा डग मेरे चलने से पितु को जगाबाद मिला, आधी झुकी कमर दादी की, दादाजी करते उपहास, आधे का सौंदर्य एक ऐसा, आधे में ही सबकी सांस। तो ये जीवन का जो आधापन है ना, उसका जो सौंदर्य है, शायद आपको पूरा मिल जाए तो भी वो सौंदर्य जी, वो परफेक्शन में वो बात ही नहीं है जो अधूरा होने में है। जी बिल्कुल। और प्रेम भी वही, उसी प्रेम की हमेशा चर्चा होती है जो अधूरा रह गया। पूरे प्रेम की कभी कोई चर्चा भी नहीं होती है। जो अधूरा प्रेम है उसको लोग खूब कोट करते हैं, और वो उस पर बात भी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा शिद्दत है। वह भी एक यात्रा है। और मनुष्य जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है ना, तो फिर वो आनंद नहीं रहता है। आनंद यात्रा का है, आनंद पड़ाव का है, आनंद मंजिल तक पहुंचने का नहीं। मैं यही समझता हूँ, और कविता की यात्रा भी ऐसी ही है। हम अब अपने उसी सवाल पर फिर वापस जा रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी ये जो जेनजीज के जो मुद्दे हैं और उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो विचार हैं, आप उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं कविता के माध्यम से? और वही जो एक सवाल है कि कैसे चुनते हैं विषय को? विषय जेएनजी से बातें करना होता है। मैं चूंकि पत्रकार हूं, तो यायावरी हमारी प्रवृत्ति है। कॉलेज कैंपसों में मैं भटकता रहता हूं, उनसे बातें करता रहता हूं,
पत्रकारों के साथ समस्या क्या है आजकल कि फील्ड में जाना बहुत कम हो गया है। हाँ। इस मोबाइल ने, इंटरनेट युग ने एकाकी किया है खुद को, तो व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद बहुत कम हो गया है। हाँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सरोकार वहीं से लाऊं, उनसे बातें करूँ, उनकी समस्याएं पूछता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, अखबार में लिखता हूँ, सोशल मीडिया पर भी चर्चा परिचर्चा में करता हूँ। जो हमारे मित्र हैं जो ज़्यादा वोकल है, जिनकी रीच ज़्यादा है, उनसे भी मैं कहता हूँ कि ये इशूज हैं, इन पर बात होनी चाहिए। और फिर कोशिश करता हूँ कि जब कविताओं को लिखूँ तो वो संवाद आए। मैंने लिखा था कि महलों के वैभव पर लिखना तो सबको आशा लगता है, लेकिन वसुधा का पीर कहाँ महलों के मन में बसता है। दिन रात से शक्ति आंखों का जो नीर लिखे वो लेखक है, नंगे पैरों के छालों का जो पीर लिखे वो लेखक है। तो आपको तो नंगे पैरों के छालों का पीर लिखना होगा। और आज पैर नंगे युवाओं के हैं, वो रोजगार की तलाश में है। हालांकि नवाचारी माध्यमों ने बहुत ज्यादा उनको बेहतर बनाया है। और बिहार के कई लड़के जो स्टार्टअप में बड़ा काम कर रहे हैं, तो उन पर भी मैंने लिखा कि PGDM करेंगे, व्यापार करेंगे, प्रबंधन का नया पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, बातों से केवल अब नहीं अब बात बनेगी, नवाचार करेंगे और नैनाचार करेंगे। अरे क्या बात। तो नवाचार भी करेंगे और नैनाचार भी करेंगे, प्रेम भी करेंगे जी, और जीवन जीने का जो माध्यम उसे भी अपने जी। हम थोड़ा भाषा पे भी अब समझना चाहते हैं कि चूंकि आप जिस तरीके से आपने शुरू में भी कहा कि जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं वो हार्ड न्यूज़ वाले कॉन्सेप्ट पे चलती है, और यहाँ जैसे ही आप कविता और गीत में आते हैं तो उतनी सॉफ्टनेस आ जाती है, उतनी ही लचक आ जाती है इसमें। अब भाषा की समानता को आप कैसे देखते हैं? और थोड़ा ये भी हमें ज़रूर समझाइए कि जो अभी कोई बैठा हुआ होगा टेलीविज़न स्क्रीन के सामने, जो कवि है अंदर ही अंदर घर में, किसी को बेचारा बता भी नहीं पाता है कि छुप छुप के कविता भी कर रहा है, वो भाषा भी कैसे दुरुस्त करे? ये दोनों चीजें जानना चाहती हूँ। देखिए, स्वाध्याय और जो बड़े बुजुर्गों ने लिखा है उनका अनुशीलन जरूर है, उसका अभ्यास जरूरी है। आप पढ़ेंगे नहीं तब तक गढ़ेंगे नहीं। तो पढ़ना तो सबसे पहले वजह बनेगा। हम अगर अपने ही शहर के अरुण कमल को नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, क्या जीवन जिए। आलोक धनवा को नहीं सुने तो फिर सुने क्या सुने। हाँ। तो ये चीजें आपको बड़ों को सुनना होगा। और उपनिषद परंपरा के लोग हम लोग हैं, बड़ों बुजुर्गों के पास बैठ करके उनके पास सुनते हैं। हालांकि अब ये बहुत ही अजीब लगता है कि शहर में साहित्यकारों के बैठने की कोई जगह नहीं है। कभी कॉफी हाउस हुआ करता था जहाँ सब बैठते थे, लोग बड़ों से सीखते थे। वो जगह अकादमियाँ सुस्त पड़ी हैं। जिस तरीके से जागृत होना चाहिए वो साहित्यकारों के हाथ में नहीं है, उसे कोई और संचालित कर रहा है। तो वो साहित्यकार, वो पीढ़ी वंचित है, नई पीढ़ी। लेकिन आपको तो सीखना है, सीखने की लालसा रखनी है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप लगातार पढ़िए तब गढ़िए। अनायास आकर के लिख देंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो छिछलापन होगा, वो सतही होगा। तो गंभीरता लाने के लिए पत्रकारिता में भी, और पत्रकारिता की भाषा क्या, हम लोगों ने तो यही पढ़ा कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, और उसके बाद फिर तो सहज संवाद होना चाहिए। बहुत ऐसा भी नहीं, भाषा में प्रांजलता हो, भाषा में लालित्य हो। लेकिन पत्रकारिता को जल्दीबाजी का साहित्य कहते हैं। इतना भी साहित्य पक्ष उस पर हावी नहीं हो जाना चाहिए कि जो न्यूज़ कहा जाना है उसमें। हालांकि हम लोग लिखते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि हेडिंग तय कर रहे हैं तो अनुप्रास अलंकार हो उसमें। सर थोड़ा ये भी हमको बताइए कि मंचीय कविता को लोकप्रिय बनाने के लिए आपकी ये जो एक मुहिम है उसको आप कैसे देखते हैं, और उसमें आप क्या कुछ कर रहे हैं अभी? दरअसल 16-17 का समय था, वो मैंने जब बताया जिस समय मैं सक्रिय हुआ, और थोड़ा ही आगे बढ़ा तो एक तो कोरोना आ गया, दूसरा विवाह हो गया। दोनों विपदा एक साथ आई है। तो जीवन की, मनुष्य के जीवन की मैं कहता हूँ अवस्था अलग है। दो ही जीवन है, एक विवाह से पूर्व, एक विवाह के बाद। क्योंकि आप में अलहड़पन होता है, आप में जिम्मेदारियां कम होती हैं। लेकिन आप जैसे ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती है, परिवार की, समाज की और सबकी। तो मैंने 16-17 में शुरू किया था, धीरे धीरे लोगों ने इसे समझा। हम क्या कॉलेज कैंपसों में गए, वहाँ के लोगों ने जब जाना कि थोड़ी बहुत रचनाएं, बातचीत में हम यूं ही चर्चा में, तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी चीज़ है, इसे जोड़ना चाहिए। हम फेस्ट करते हैं कॉलेज के। उन्होंने कैलेंडर में, कई कॉलेजों ने, CIMP ने कैलेंडर में शामिल किया इसे, और वहाँ आयोजन होता है। और जितने भी प्रबंधन संस्थान हैं, IITs भी, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, IIT, NIT, एक सब जगह मैंने कविता पढ़ी, सब जगह मुझे भरपूर प्यार मिला। और उन्होंने लगा ऐसा कि मनुष्य सबसे ज़्यादा आजकल जूझ रहा है तो तनाव से जूझ रहा है। और कविताएं जो है ना आनंद सागर तक ले जाती है। तनाव प्रबंधन का बहुत बढ़िया जरिया है ये। जिस कॉलेज कैंपस में कॉलेज के निदेशक कभी बात करते हैं तो कहते हैं बच्चे अवसाद में जा रहे हैं। ये पीढ़ी, इस पर इतने बोझ है, इसकी चुनौतियां इतनी है कि वो अवसाद में चला जा रहा है। उस पर पाठ्यक्रम में इतनी चीज़ें डाली गई हैं, ठूसी गई हैं
कि वो बोझिल होता जाता है और घर से दूर रहने की, बच्चे दूर रहते वजह हैं, से वो परिवारों से वो दूर और रहते हैं, बोझिल हो जाती है चीजें। एक जो सपोर्ट होता है ना अभिभावकों का, उससे थोड़ा सा वो रहते हैं। तो मैंने कोशिश की कि उनसे मित्र बन के बात करूं कविताओं से, और उसका बहुत सहयोग मिला मुझे संस्थानों का। संस्थानों ने भी इसे ऑप्ट किया और अभी ऑप्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो ऑफ हो, साप्ताहिक अवकाश का दिन हो, वो पूरा का दिन आधा हिस्सा परिवार के लिए और आधा हिस्सा कविताओं के लिए। जी। तो ये समन्वय आप बनाते रहिए, हमारी ऐसी इच्छा है और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप खूब कविता करते रहें। और बिहार में ये जो मंच की जो एक प्रथा थी जो ख़त्म होते जा रही थी, कहीं ना कहीं आपने उसको जागृत करने की कोशिश की है दोबारा एक बार फिर से, और आप लगातार इस तरफ लगे रहे हैं। और हमारी खूब सारी विशेज़ हैं आपके लिए, खूब सारी गुड विशेज़ हैं कि आप इस तरफ और अच्छा कीजिए और संस्थानों को जोड़िए और ख़ास करके युवाओं को जोड़िए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली सुबह बिहार बिहान लेकर हम वापस आने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।